हम लोग का कहाँ तक हुआ था क्लास लास्ट? जीटी हो गया था, एडवोकेट हो गया था, स्पॉन्सरशिप सर्विस हो गया था, रिकवरी एजेंट तक हो गया था। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लेट हो गया है। यूट्यूब पे देख लेगी, ठीक है। लेट हो गया, ठीक। ओके, ऑनलाइन क्लास पिछला वाला क्लास समझ में आ रहा है ना? अभी जो हो रहा है हम लोग का उस क्लियर है ना? ऑनलाइन क्लास यस सर। आप लोग सम्स कर रहे हैं क्या बुक से? बुक से सम्स कर रहे हैं क्या? कोई रिप्लाई? ऑब्वियसली आई विल गो थ्रू द सम्स कराऊंगा, लेकिन बेटर होगा कि आप सर इंस्टीट्यूट का। नहीं किया अभी तक। मैं सम्स कराऊंगा, अंडरस्टूड, बट इट विल बी बेटर कि आप लोग प्रोएक्टिवली कर ले सम्स, अंडरस्टूड। यस सर। इससे क्या होता है ना, ग्रिप अच्छा आ जाता है, रिटेंशन लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। मैं सम्स के साथ साथ कराऊंगा तो इट मे बी पॉसिबल कि प्रॉब्लम होगा। मैं कॉम्प्रिहेंसिव सम्स करा दूंगा जिसमें आरसीएम भी आया, एग्जाम्ड भी आया, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक से सम्स कराना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मतलब क्योंकि टाइम इतना परमिट नहीं करता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, अंडरस्टूड। देखिए नेक्स्ट, म्यूजिक सर्विस। म्यूजिक सर्विस, अरिजीत सिंह गाना गाया, समझ में आ रहा? अरिजीत सिंह गाना गाया, गाना गा के म्यूजिक कंपोजर को भेज दिया, म्यूजिक सॉरी म्यूजिक कंपनी को भेज दिया, अंडरस्टूड। टी सीरीज को भेज दिया गाना गा के। कैसे भेज दिया? राइट्स भेज दिया, आ रहे समझ में? राइट्स भेज दिया, अरिजीत सिंह, ये अपना अरिजीत सिंह, ठीक है, गाना गाया, गाना गा के टी सीरीज को भेज दिया, ठीक है। और टी सीरीज ने इसे 25 करोड़ रुपया दे दिया। सुपर हिट था ना गाना, अरिजीत सिंह का गाना है, सुपर हिट है, दे दिया 25 करोड़ रुपया। आरसीएम इज एप्लीकेबल, आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन whom? अरिजीत सिंह और टी सीरीज? हु इज लायबल टू पे टैक्स, अरिजीत सिंह और टी सीरीज? टी सीरीज। टी सीरीज, वेरी गुड। हु इज रिसीविंग, हु इज गिविंग सर्विस? अरिजीत सिंह। क्या सर्विस? म्यूजिक सर्विस, म्यूजिक का सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामा म्यूजिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। सर्विस दे रहा है कौन? अरिजीत सिंह। किसको दे रहा है? टी सीरीज को। देन टी सीरीज इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अरे क्लियर है क्या? हम्म, यस सर। ओके। आप लोगों में से कुछ कोई कोई बहुत बड़े राइटर बन जाएंगे, ऑथर हो जाएंगे। किसी का पढ़ने का शौक होगा तो ऑथर हो जाएगा, ठीक है। किताब लिख दिया, किताब लिख के पब्लिशर को बेच दिया, राइट, ठीक है। पब्लिशर को राइट बेच दिया, राइट ऑफ पब्लिशिंग द आपका राइटअप, ठीक है। आपने क्या किया है? ये कौन है? मिस्टर एक्स, चेतन भगत, चेतन
भगत, मिस्टर चेतन भगत, उसने एक किताब लिखा, हाफ गर्लफ्रेंड, अरे लिखा था ना, 2 गर्लफ्रेंड लिखा था या हाफ गर्लफ्रेंड लिखा था? हाफ गर्लफ्रेंड लिखा था, ठीक है। मुझे इतना नॉलेज नहीं रहता कौन क्या लिखता है, लेकिन वो फेमस हो गया था, ठीक है। लिख के किसको भेज दिया है? कोई पब्लिशर को भेज दिया है। पब्लिशर क्या किया है? वो किताब पब्लिश कर दी है। आ रहे समझ में? हु इज लायबल टू पे टैक्स? अभी अभी पब्लिशर पब्लिश करेगा तो इसको रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है। उसको कितना पैसा मिला है? सेम उसी को 25 करोड़ मिला है। बागबान वाला याद है क्या? लास्ट में क्या होता है? अरे शुरू वाला नहीं, लास्ट वाला, किताब बन जाती है बागवान, और ये तो पहला ही गुल है, अभी बागवान कितना गुल खिलाएगा, याद है? चेक लेके आता है, याद आ रहा है क्या आप लोग को? बागबान, अमिताभ बच्चन। अरे ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. उस जगह पे कौन? चेतन भगत टैक्स देगा या फिर पब्लिशर? आंसर इज पब्लिशर, ठीक है। लेकिन अगर चेतन भगत ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है, चेतन भगत ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और कुछ कंडीशंस है, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशंस है, सेटिस्फाई कर लिया है, इन दैट केस आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। हु विल पे टैक्स? आंसर इज चेतन भगत, ठीक है। म्यूजिक वाले केस में ऐसा नहीं है। इन म्यूजिक वाले केस में हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और अलाइक, ठीक है। ऑथर वाले केस में कौन है? हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज पब्लिशर। बट इन स्पेशल केस में कौन है? स्पेशल केस में मिस्टर चेतन भगत ने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है और कुछ कंडीशंस है सेटिस्फाई कर लिया है, उस केस में हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर चेतन भगत। आ रहे समझ में? मैं आपको चेतन भगत, तृप्ति दिग्मी, ऊपर में ये अरिजीत सिंह क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप पढ़ोगे ना तो याद आ जाए। अच्छा, इसमें अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया गया था। अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास क्यों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिनाउंड पर्सन का? Yes, sir. फॉर योर रिटेंशन लेवल, कि आप पढ़े ऑथर तो आपको चेतन भगत दिखने लगे, ठीक है। एग्जाम में अगर ऑथर आए क्वेश्चन में तो आपको पता रहे ऑथर है तो चेतन भगत का बात हो रहा था कि चेतन भगत देगा, फील आएगा ऐसा, ठीक है। क्या क्या वो पढ़ते हैं? ऑथर क्या दे रहा है? सर्विस। किसको क्या दे? सर्विस। सर्विस बाय वे ऑफ ऑथर, बाय सर्विस बाय एन ऑथर, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरली वर्क टू अ पब्लिशर। दिख रहा है ना? इंजॉयमेंट, ओरिजिनल, कॉपीराइट, इसका कॉपीराइट है ना, ऑथर जो लिखा है उसका तो कॉपीराइट रहता है ना, वो कोई यूज नहीं कर सकता, उसका कॉपीराइट है। वो कॉपीराइट को यूज करने के लिए दिया है, किसको दिया है? पब्लिशर को, ठीक है। तो आरसीएम एप्लीकेबल इफ ऑथर इज अनरजिस्टर्ड, अ पब्लिशर इज लायबल टू पे जीएसटी। अंडरस्टूड? लेकिन उसमें अगर ये केस आ जाए, RCM is not applicable, that is author is not liable to pay tax if author has taken registration, filed a declaration in the form annexure 1, he shall not withdraw the said option within the period of 1 year from the date of exercising such option। क्या क्या है? वो रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कौन? ऑथर चेतन भगत या पब्लिशर? चेतन भगत नहीं, पब्लिशर। देखो पब्लिशर पे डाला है, ठीक है। पब्लिशर रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक है,
ओ सॉरी ऑथर है, ठीक है। ऑथर रजिस्ट्रेशन, ऑथर मतलब चेतन भगत, ठीक है। ऑथर रजिस्ट्रेशन ले लिया है और डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है। क्या डिक्लेरेशन? एनेक्चर 1। डिक्लेरेशन का एक एनेक्चर रहता है, ठीक है। वो डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है। कहाँ फाइल कर दिया है? टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है। और वो जो डिक्लेरेशन फाइल किया है वो 1 साल तक उसको रखना ही पड़ेगा। वो जो ऑप्शन लिया है ना, कौन ऑप्शन लिया है? ऑथर। उसको 1 साल तक रखना पड़ेगा। वो 1 साल के अंदर उसको मूव नहीं कर सकता। वो तीनों अगर सेटिस्फाई करेगा, हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर ऑथर। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है? एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से थोड़ा। ये तारा सिंह, अरे गदर 2 अपना तारा सिंह सर्विस दे रहा है किसको? ये इन लोग को। अगर तारा सिंह ये लोग को सर्विस दे रहा है और तारा सिंह 12% जीएसटी लगा रहा है तो नो आरसीएम। तारा सिंह 5% जीएसटी लगा रहा है, नो आरसीएम। तारा सिंह कोई जीएसटी नहीं लगा रहा है तो आरसीएम। आ रहा है समझ में? तारा सिंह इन लोग को गुड्स, मतलब कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है रोड्स को, तो भी एग्जाम सर्विस। लेकिन इन लोग के लिए कोई एग्जाम सर्विस नहीं है। किसको? जीटीए को और कोरियर को। तारा सिंह अगर ये कर रहा है, ये सब इक्विपमेंट लेके जा रहा है तो एग्जाम्ड। तारा सिंह अगर इन लोग को भी दे रहा है तो सर्विस एग्जाम्ड। आ रहा है समझ में? फिर लीगल सर्विस अपना जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी अगर सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को तो आरसीएम। किसी बिजनेस एंटिटी जो रजिस्ट्रेशन नहीं है और अदर देन बिजनेस एंटिटी, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, और बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एलए मतलब लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंटरप्राइज, ठीक है, सबको दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। लीगल सर्विस दे रहा है कौन? सीनियर एडवोकेट टू एडवोकेट फॉर्म, तो कौन? आरसीएम। स्पॉन्सरशिप कौन कौन है स्पॉन्सरशिप में? तृप्ति दिर्मी, ठीक है। यहाँ लड़की लोग का ज्यादा संख्या है तो कार्तिक आर्यन को रख लेना, ठीक है। लेकिन याद करना होगा ऐसे ही, ठीक है। वो कार्तिक आर्यन का फोटो आया है, कहीं कुछ स्पॉन्सरशिप हो रहा है। स्पॉन्सरशिप जैसे टाटा आईपीएल, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट, कोई फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुआ या कोई भी शादी मेला जिसमें स्पॉन्सरशिप है, कार्तिक आर्यन का फोटो लगा के कंपनी उसको मजा पिला रही है और नीचे लिख रही है कोको कोला कंपनी, ठीक है। तो उस जगह स्पॉन्सरशिप में हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज द कंपनी, ठीक है। लेकिन स्पॉन्सरशिप सर्विस इन लोग, ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन कौन? स्पोर्ट्स फेडरेशन, यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल सर्विसेज, पैरा नेशनल गेम्स से हो रहा है, पंचायत के थ्रू हो रहा है तो एग्जेम्प्ट। और अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को मिल रहा है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को मिल रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। डायरेक्टर अपना ये क्या हो गया? ठीक है छोड़ो, ऐसे ही देखते हैं व्यू में अंधेरा।
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा डायरेक्टर, दो डायरेक्टर लिखवाया था मैंने। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वेरी गुड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसको, किसी कंपनी को, तो हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज कंपनी। कोई इंश्योरेंस एजेंट, याद है ना, अंकल, पड़ोसी वाले अंकल, अरे याद आ रहा है ना, पड़ोसी वाले अंकल पकड़ पकड़ के मेरा इंश्योरेंस कराते हैं, तो बेटा चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो, तो वो बंदा किसको सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को, हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंश्योरेंस कंपनी। रिकवरी एजेंट कौन, मुन्ना भाई सर्किट, मुन्ना भाई सर्किट, बैंक से का कोई पैसा मार के निकल गया और बैंक ने क्या किया, मुन्ना भाई और सर्किट को हायर कर लिया कि भाई मेरा जितना भी पैसा है निकालो, 10% कमीशन आपका, जो 10% कमीशन है, जो पेमेंट कर रहा है कौन, बैंक पेमेंट कर रहा है किसको, मुन्ना भाई को, तो हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज बैंक। ठीक है, अपना अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, गाना गा के उस पर कॉपीराइट करवा के कंपनी को दे दिया, ठीक है, कंपनी को दे दिया, कंपनी ने उससे लॉन्च कर दिया म्यूजिक को, म्यूजिक कंपनी या फिर कोई प्रोड्यूसर उसने लॉन्च कर दिया, तो हु इज लायबल, और कंपनी ने उसको पैसा दे दिया अरिजीत सिंह को, ठीक है, हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज अरिजीत सिंह, कंपनी, ठीक है, कंपनी। ऑथर सर्विस कौन, अपना चेतू, चेतन भगत, ठीक है, हु इज लायबल टू पे टैक्स, चेतन भगत ने 31 को शाम को एक राइटअप लिख दिया, स्टोरी लिख के पब्लिशर को थमा दिया, तो पब्लिशर ने क्या किया, उस पर पब्लिश कर दिया, हु इज लायबल टू पे टैक्स, अपना पब्लिशर, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, अगर अपना चेतू रजिस्ट्रेशन ले लिया है और क्या एनेक्शर 1 फाइल कर दिया है, कहाँ पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को, और वो जो ऑप्शन लिया है वो ऑप्शन 1 साल तक उसको रखना पड़ेगा, ये 3 केस सेटिस्फाई कर लिया है, तो हु इज लायबल टू पे टैक्स, अपना चेतू। आगे समझ में, अरे ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है, हो गया, आज का यहाँ तक क्लास था। अरे आरसीएम अच्छा लग रहा है क्या आप लोग को, हाँ, आरसीएम अच्छा लग रहा है क्या, या बोर लग रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या समझो, ये हम लोग कर रहे थे ना, सेक्शन 31 आपके बुक में है ना, सेक्शन 31, सेक्शन 31, ये वाला पेज कर दिए थे, मूवमेंट, नो मूवमेंट, सेल्स रिटर्न या फिर सर्विस, बोलो क्या, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 207, पेज नंबर 207 आपके इंस्टीट्यूट मैट का पेज 207, आपके इंस्टीट्यूट मैट का पेज 207 दिखा, प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लॉ टू लॉ पढ़ा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क इन योर माइंड कि लॉ बोल क्या रहा है, ठीक है, क्या लिखना है, यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस कि ये लिखना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा घर पे, आई एम टेलिंग कि अगर आपने ये पढ़ लिया, मेरा क्लास किया, तो आपको फ्रिक्शन नहीं आएगा पढ़ने में, इजी लगेगा, अच्छा हाँ यही तो बोला है, अच्छा यहाँ यही तो बोला है, ठीक है,
बट वो चीज़ आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या रहता है, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या रहता है, ये सब नेम, अरे कुछ टैक्स इनवॉइस नहीं देखा क्या, देखा है ना, नेम रहता है, जीएसटी नंबर रहता है, इनवॉइस नंबर रहता है, फिर रेसिपेंट का रहता है नेम, और टैक्स अगर अनरजिस्टर्ड है तो डिलीवरी एड्रेस नेम स्टेट कोड रहता है, एचएसएन रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, ये सब याद करने का चीज़ है, उसमें कुछ है नहीं बोलने का, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स रहता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स रहता है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स पेबल, सिग्नेचर और क्यूआर कोड, ठीक है। कैसे होता है टैक्स इनवॉइस इशू, अगर टैक्स इनवॉइस गुड्स है तो ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी बनता है, टैक्स इनवॉइस अगर गुड्स के अगेंस्ट में है तो ट्रिप्लिकेट तीन 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 इनवॉइस बनेगा, कार्बन कॉपी जिसको पहले बोलते थे, आज के डेट में ऐसा नहीं आता, आज के डेट में प्रिंटेड आता है, ठीक है। लेकिन ऊपर लिखा रहता है ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, ठीक है। अगर सर्विस के केस में रहेगा तो डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट मतलब 3, डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपीज, ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर, और सर्विस के केस में ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ट्रांसपोर्टर का कोई केस नहीं होगा ना, क्योंकि सर्विस में क्या ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, अंडरस्टूड। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेस इशूड इन अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिक इन जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न में जितना भी इनवॉइस आपने इशू किया है सारा फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न में भी योर मंथली और क्वार्टरली, हम लोग रिटर्न पढ़ेंगे तो इसको एग्जॉस्टिवली पढ़ेंगे क्या है रिटर्न, कब मंथली कब क्वार्टरली, बट अ टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल रिटर्न आइदर मंथली और क्वार्टरली, तो आपने जितना भी टैक्स इनवॉइस इशू किया है सब रिपोर्ट करना पड़ेगा रिटर्न में, ठीक है। अगर आपका अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब क्या है, अप्रैल टू जून, यही तो होगा क्वार्टरली, तो यहाँ पे कहाँ पे से 13 तारीख से 13 तारीख, 13 जून है ना, जुलाई, 13 जुलाई को आपको सारा रेट यहाँ पे आपने जितना भी इनवॉइस इशू किया था सारा यहाँ पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 13 जुलाई को, अरे समझ में। अगर आपका मंथली है मतलब क्या, अप्रैल टू अप्रैल, तो आपका कौन सा में 11 जुलाई, सॉरी 11 मई, 11 मई को रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें सारा इनवॉइस अप्रैल में इतना इशू किया है तब सारा उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा रिटर्न में, अरे समझ में। किसी का फील आएगा सर इसका 13 इसका 11 क्यों, तो वो पढ़ेंगे हम लोग, बस खाली ये याद रखना, जिसका क्वार्टरली रहता है उसको 13 तारीख, जिसका मंथली रहता है उसका 11 तारीख, ठीक है। और एग्जॉस्टिवली हम रिटर्न पढ़ेंगे चैप्टर तब पढ़ेंगे, ठीक है। इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग क्या होता है, मैडम यहाँ बैठी है स्मार्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, बोलेगी अच्छा है ठीक है, अगर मैंने इनवॉइस इशू किया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मैं दिखाऊंगी नहीं रिटर्न में, ना रिटर्न में दिखाऊंगी ना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, न रिटर्न में दिखाऊंगी ना टैक्स देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने, अच्छा उल्टा भी हो सकता है ना, रिटर्न में दिखाना भूल गई, बोनाफाइड केस, मतलब चोरी नहीं करना चाहते थे लेकिन गलती हो गया, गलती हो गया तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा ना, कोई जानबूझ के गलती कर रहा है नहीं दिखा रहा है या फिर गलती हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या लेके आई ना, एक ई इनवॉइसिंग लेके आई। ई इनवॉइसिंग क्या होता है कि एक गवर्नमेंट का पोर्टल रहता है, एक गवर्नमेंट का पोर्टल रहता है, यहाँ पे रहता है ना www.e-invoicing ऐसा करके एक पोर्टल रहता है,
बोला कि जब आपका क्या है, आप मंथ में जितना बार इनवॉइस इशू करेंगे, कब नेक्स्ट मंथ में आप रिटर्न में अपलोड करेंगी, आपको क्या डर है कि मैं भूल जाऊंगी, यही तो होगा ना, मैं नेक्स्ट मंथ भूल जाऊंगी। या फिर गवर्नमेंट को क्या डर है कि मंथ में जितना बार करेगा एक दो तो इनवॉइस जानबूझ के नहीं डालेगा। उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या लेके आया कि ई इनवॉइसिंग लेके आया कि आप जिस दिन इनवॉइस इशू करेंगे विद इन 24 आवर्स आप डाल दो, सेम टाइम में सेम टाइम में इनवॉइस कर दीजिए, 24 आवर्स नहीं, विद इन सेम टाइम ई इनवॉइसिंग कर दीजिए। ई इनवॉइसिंग मतलब एक पोर्टल है, पोर्टल में वो सारा डिटेल अपलोड कर दीजिए। वो पोर्टल का डिटेल कहाँ पे, ये एक जीएसटी का वेबसाइट है जिसमें रिटर्न फाइल करते हैं, वो इससे लिंक रहेगा। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? हाँ वो आप, हाँ ये लिंक रहेगा, इस पे आपने ई इनवॉइसिंग में कर दिया, ई इनवॉइसिंग में सारा डिटेल चला गया, वो इसमें लिंक हो जाएगा। आपने सोचो आपका अप्रैल का है, अप्रैल का आपने 14 अप्रैल को बिल इशू किया, तो यहाँ पे 14 अप्रैल को इनवॉइसिंग कर दिया, ठीक है। अब आप मंथली रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पे 11 मई में ये वाला वेबसाइट खोलेंगे रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो वाला रिटर्न फाइल में आपको ये इनवॉइस डालना नहीं पड़ेगा, आपने यहाँ डाला ना, ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ चला आएगा। तो क्या होगा, आपका छूटेगा नहीं एक भी इनवॉइस, संग संग कर दिए, संग संग कंप्लीट कर दिए काम, तो छूटेगा नहीं। आ रहे समझ में, क्लियर है? तो जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको बहुत तकलीफ होने लगा, यार इतना सारा काम कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ने बोले ठीक है एक काम करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते। बड़े बिजनेस वाले को ज़्यादा चांस है ना छूटने का, कि उसका इन्वॉइस ज़्यादा इशू करता होगा, ज़्यादा चांस है छूटने का, तो बड़े वाले बिजनेस लोग का मैंडेटरी कर दिया, छोटे वाले लोग का ऑप्शनल कर दिया। आ रहा समझ में? अरे आ रहा समझ में? ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास आपको आ रहा है समझ में? Sir. Yes, sir. ओके तो क्या लाइक क्लासेस ऑफ पर्सन मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइसिंग मैंडेटरी किया है किसके लिए, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़। कब, लास्ट 2017-18 2017-18 से पहले से लेके अभी तक, अभी तक मतलब क्या, 13/3/2024, इनके बीच में कभी भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ के तक आया तो आपको इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 करोड़ से नीचे रहेगा, छोटे वाले लोग करना है करो, मैं नहीं करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा वाले का मैंडेटरी कर दिया, करना पड़ेगा। आ रहा इनवॉइसिंग समझ में? ये देखो यहाँ लिखा है इनवॉइसिंग, सारा लिंक रहता है, इनवॉइसिंग पोर्टल वेबसाइट। इनवॉइसिंग जब करते हैं ना, यहाँ पे जो इनवॉइसिंग करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है तो इनवॉइसिंग करते हैं, इनवॉइसिंग करने से एक IRN नंबर आता है, IRN नंबर, IRN नंबर का फुल फॉर्म क्या आता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, एक नंबर आता है जो प्रूफ रहता है कि आपने ये इनवॉइसिंग किया है, ठीक है। अगर आपका IRN नंबर जनरेट नहीं हुआ इसका मतलब इनवॉइसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। कोई तो बोल सकता है ना मैंने तो किया था, वहाँ दिख नहीं रहा आपको पोर्टल में, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो जो इनवॉइसिंग किया है उन लोग को सबको IRN नंबर, एक कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम नंबर रहता है, वो दे देती है, वो अपने इनवॉइस में डाल दो तो पता चल जाएगा किसी को भी देख के कि इनवॉइसिंग डन है, ठीक है। क्या क्या है इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग से क्या क्या एडवांटेज है, ऑटो रिपोर्टिंग इन इनवॉइसेस इन GST रिटर्न, बोले ना अभी मैंने, GST रिटर्न में ऑटो रिपोर्ट हो जाता है ना, डेटा चला जाता है। ई वे बिल ऑटो जनरेशन हो जाता है, ई वे बिल ऑटो जनरेट हो जाता है। सब ई वे बिल क्या होता है, सोचो आपका बिजनेस बिहार में है, ठीक है, मेरा बिजनेस आसाम में है, ठीक है। आपने इनवॉइस इशू किया, ठीक है,
और यहाँ पे गुड्स भेज दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे गुड्स भेज दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है गुड्स भेजा है, ठीक है, आप उसके संग एक इनवॉइस भी भेजिए। क्या गलत बोलती है क्या? सही बोलती है ना? इनवॉइस भी कैसे पता चलेगा गुड्स पे टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है इनवॉइस के संग संग एक ई वे भी भेजना। ठीक है, एक ई वे बिल भेजना। ई वे बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट रहता है जो इनवॉइस के संग चिपका रहता है। ठीक है, इनवॉइस के संग भी चिपका रहता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो ये इंश्योर करता है कि आपने मतलब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स वैलिड है, आपका आपने टैक्स का चोरी नहीं किया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो वैलिड करता है कि आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल जरूरी है। आपका अगर इनवॉइस इशू कर दिया, ई वे बिल नहीं किया, तो आपका डिपार्टमेंट अगर रास्ता में गुड्स रोक दिया तो आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा डिपार्टमेंट में। आ रहे समझ में? कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है, आपका संग इनवॉइस होना चाहिए, उसके पीछे एक ई वे बिल है। कंसाइनमेंट नोट पता है ना? कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? डॉक्यूमेंट जब आपका गाड़ी जाता है उसके संग कंसाइनमेंट नोट भी जाता है, होता है ना? आप वहाँ जाते हैं ना, क्या बोलता है, कुरियर, कुरियर में रहता है ना कंसाइनमेंट नोट। अरे समझ में? कुरियर में कंसाइनमेंट नोट आता है। वैसे ही बड़े बड़े बिजनेस में कंसाइनमेंट नोट नहीं होता, ई वे बिल होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है, वो किसके संग रहता है? अटैच्ड इनवॉइस के संग। क्यों? फॉर द लीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स। मेरा गुड्स हो रहा है वो लीगली मूव हो रहा है, इलीगली मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ई वे बिल कैसे करना पड़ता है? ई वे बिल का पोर्टल रहता है, जैसे जीएसटी 3 पोर्टल है। एक ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है, दूसरा ई वे बिल का पोर्टल है, तीसरा जीएसटी रिटर्न का पोर्टल है। ये भी इसके संग सिंक है, और ये भी इसके संग सिंक है, और ये भी इसके संग सिंक है। आ रहा समझ में? तीनों एक दूसरे के संग सिंक है। आपने यहाँ पे जैसे रिपोर्ट किया वो यहाँ भी रिपोर्ट हो जाएगा, यहाँ भी रिपोर्ट हो जाएगा। तो क्या बोला है? ऑटो रिपोर्टिंग इन जीएसटी रिटर्न, ऑटो रिपोर्ट हो गया ना? ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर, कुछ गलती होने का मतलब कि टाइपिंग होता है ना, एक जगह नहीं दूसरी जगह पे सही लिखा था, तीसरी जगह गलत कर दिया, वो भी एरर हट जाता है। अर्ली पेमेंट, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन भी होता है ना, एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये तो कहानी है ना, आपका टाइम सेव होता है, पेपर सेव होता है, ठीक है, कॉस्ट बचता है, ये सब तो नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है, टैक्स चोरी कम होगा ना, एक बार यहाँ रिपोर्ट कर दे, यहाँ सब रिपोर्ट हो गया, अब चेंज करो, नहीं होगा चेंज। ठीक है, कब कब इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है? इनवॉइसिंग मैंने बोला ना ऊपर में करना होता है। इनवॉइसिंग कब कब एप्लीकेबल होता है? पहला, कोई गुड्स सप्लाई करे बी टू बी को, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय अ बी टू बी सप्लाई। ठीक है, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो आपका इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। लेकिन मैंडेटरी किसके लिए? सबके लिए क्या? कितने, क्या टर्नओवर, क्या लिमिट था? 5 करोड़। अंडरस्टूड? फिर एक्सपोर्ट के लिए, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, B2C है तो मैंडेटरी। ISD है, ISD क्या होता है आप लोग के चैप्टर में है, लेकिन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, आप याद रखना ISD। ठीक है, तो
नॉट एप्लीकेबल, B2C के लिए नॉट एप्लीकेबल, ISD के लिए नॉट एप्लीकेबल, एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल। फिर RCM 93 याद है ना, उसके लिए एप्लीकेबल। 94 अभी तक पढ़ाया है क्या? 94 नहीं। नहीं, 94 नहीं पढ़ा है, लेकिन 94 जो है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल। इंपोर्ट ऑफ सर्विस उसके लिए नॉट एप्लीकेबल। इंपोर्ट ऑफ गुड्स उसके लिए नॉट एप्लीकेबल। क्या नॉट एप्लीकेबल? इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइसिंग इन कॉपी इन डुप्लीकेट। जहां जहां ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, नो नीड टू इशू इनवॉइस कॉपीज इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। एक इनवॉइस होने से होगा। ठीक है। कितना इनवॉइस का कॉपी जरूरी है? इन केस ऑफ गुड्स ट्रिप्लीकेट 3, लेकिन जहाँ ई इनवॉइसिंग है वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिप्लीकेट यूज़ करने का। ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग के लिए एग्जाम्पशन किसको किसको दे दिया है? ठीक है, ज़रूरत नहीं है करने के लिए। कौन कौन है? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बैंकिंग और NBFC। GTA, GTA मतलब अपना तारा सिंह गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सप्लाईज ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट, सप्लाईज ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ टू एग्जीबिशन और सिनेमैटिक फिल्म और मल्टीप्लेक्स सीन। समझ में आ रहा है ना? कहाँ पे? आइनॉक्स। अपना आइनॉक्स, वो भी तो बिल दे रहा है ना, टिकट है ना उसका बिल, उसका इनवॉइस क्या है? टिकट है। टिकट में देखना लिखा रहेगा जितना CGST जितना SGST। वो जो बंदा कर रहा है CGST SGST, उस पर इनवॉइसिंग उसको करने का ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो तो अपना वाला को तो एग्जाम करेगा ही। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है क्या? कौन बोला अभी ऐसा? ऑनलाइन क्लास क्लियर है क्या? हाँ सर। ये तो ये ओवरऑल वर्क मैं दे दूंगा। ठीक है। वो कहाँ चला जाता है? QR कोड में। अच्छा, ये ई इनवॉइस कहाँ जाता है? GST में भी जाता है, ई वे बिल में जाता है। GST में भी ऑटो पॉपुलेट होता है, और ई वे बिल में भी ऑटो पॉपुलेट होता है। कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइसिंग, कैंसिलेशन of reported invoice, cancellation of reported invoice allowed by seller by reporting IRN within specific time। कितना? 24 hours। टाइम में लिखा भूल गया, 24 hours। अगर आपने सेलर, आप सेलर है, कौन इनवॉइसिंग करेगा? सेलर या परचेजर? सेलर। कुछ गलती हो गया इनवॉइसिंग करने में तो 24 घंटा के अंदर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ ऑप्शन रहता है विद इन 24 आवर्स आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अमेंडमेंट, अगर आपका कुछ अमेंडमेंट करना है ई इनवॉइसिंग से थ्रू, आपका जैसे कि कुछ अमेंडमेंट होना है, ई इनवॉइस 24 घंटा बीत गया, कुछ अमेंडमेंट, टैक्स चार्ज ज़्यादा हो गया या फिर एड्रेस गलत हो गया, कुछ भी चेंज करना है तो GST पोर्टल में भी आता है ना, वो GST पोर्टल में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कितना पोर्टल है टोटल? टोटल कितना पोर्टल है? 3 पोर्टल। कौन कौन सा? इनवॉइसिंग पोर्टल, GST पोर्टल एंड ई वे बिल पोर्टल। ठीक है। हाँ, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। आपने, ये बंदा है सेलर और ये बंदा है परचेजर। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? सेलर। ठीक है, सेलर। टैक्स इनवॉइस में कुछ गलती हो गया, हो सकता है ना भाई, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। कंप्यूटर में 20,000 दबाने गए, 2,000 ही दबाए। ठीक है। या फिर 2 लाख दबाने गए थे, 20 लाख आ गया, हो सकता है ना।
कोई गलती हो गया है तो उसको क्या रिवाइज इनवॉइस ले सकता? भाई भाई इनवॉइस दे देना ना, दूसरा इनवॉइस इशू करता हूँ रिवाइज वाला। आंसर इज नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ revised invoice in GST. There is no concept of revised invoice in GST except in one situation. Except in one, सिर्फ एक सिचुएशन में रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ठीक है? क्या सिचुएशन सुनो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फॉर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है more than 20 lakhs. If your turnover in preceding financial year or current financial year is more than 20 lakhs, then you have to take registration. अरे यार समझ में क्या? इनवॉइस कैंसिल नहीं होगा ना, मैंने बोला आईआरएन में जो रिपोर्ट किया ना वो गलती हो गया है। आईआरएन में यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनवॉइस 24 आवर के बाद गलती नहीं, समझ में? फिर से बताइएगा। हाँ वो अगर नहीं, क्या होता है ना कि आपने इनवॉइस इशू किया है, इनवॉइस इशू करके आपने जब आईआरएन अपलोड, आईआरएन में डिटेल डाला है अपना सारा इनवॉइस का, वो गलती हो गया, वो गलती हो गया तो विद इन 24 आवर्स उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन इनवॉइस में गलती हो गया, इनवॉइस में गलती हो गया मतलब आपका टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, टैक्स रेट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, हो सकता है ना 6% डालना चाहिए था, 9% डाल दिया, हो सकता है ना। In case this, in this situation you are not entitled to revise the invoice, ठीक है? रिवाइज नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक सिचुएशन में रिवाइज कर सकते हैं। क्या सिचुएशन? जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अगर 2 लाख से 20 लाख से एक्सीड करेगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। हम लोग रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? बस एक माइंड है तो आपको मैंने बताया है कि 11 तारीख और 13 तारीख जीएसटी रिटर्न का लास्ट डेट, जीएसटी रिटर्न का डेट तो याद है कि हाँ 11 तारीख, लेकिन रिटर्न में जाएंगे तो और डिक करके बताएंगे, ठीक है? वैसे ही रजिस्ट्रेशन में क्या है कि 20 lakhs इज द मिनिमम अमाउंट। 20 lakhs अगर क्रॉस करेगा आपका टर्नओवर तो यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अभी क्या हुआ कि अप्रैल गया, मई गया, अब मई में 23 तारीख था तो पता चला कि मेरा 20 lakhs क्रॉस हो गया। नाउ आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। मैंने 25 तारीख को मैंने क्या किया, 25 तारीख को एप्लीकेशन फाइल किया फॉर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन, है ना? प्रैक्टिकली 25 तारीख को डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट भी तो निकालने में टाइम लगता है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बताओ, किससे कौन रजिस्ट्रेशन फाइल, सीए को पकड़ो, सीएमए को पकड़ो, ठीक है? या फिर खुद से कर लो, ठीक है? करते करते 25 तारीख को मैंने एप्लीकेशन फाइल किया और से अप्रैल है ना, 2 मई को रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अरे समझ में? 2 मई को रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब क्या बोला है कि आपका जो 23 तारीख से जब आपका लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, इस तारीख से लेके इस तारीख तक, किस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो उसका मतलब उसका जीएसटी नंबर आ गया, 18 करके जीएसटी नंबर आ गया। तो इस तारीख से लेके इस तारीख तक आप क्या करो, सबको टैक्स इनवॉइस इशू करो। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रहा क्या? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है भाई कि बंद कर दे? आज बंद कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू।